संध्या, उदय, प्रशांत, रवीना. ओके. गायत्री, सिमरन, लो मार्वल. नाम है स्नेहा सतपाल. ओके. Look, today we'll discuss about government job, right? Sneha, Simran, Gayatri, Ravina, Prashant, Uday and Sandhya. तो नंबर है क्या बाकी का इन्फॉर्मेशन है बाद में, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं. ओके. सबको जय हिंद, गुड मॉर्निंग. तो लेट्स स्टार्ट करें. स्टार्ट करते हैं. क्या आप लोग को गवर्नमेंट जॉब में कोई इंटरेस्ट है? यस और नो? जस्ट रिप्लाई. आर यू इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट जॉब? क्या आपको गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में कुछ पता है? क्या आप गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड हैं? जस्ट सिंपली रिप्लाई टेक्स्ट यस और नो. इफ यू आर इंटरेस्टेड तो ये फिर आपके काम का लेक्चर है, काम का है. अदरवाइज यू कैन गो. गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए? यस. गुड मॉर्निंग ऑल. नाउ आंसर मी. आर यू इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट सेक्टर? कैसे हम गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, कैसे जॉब मिलता है सब में? इफ यस देन सिंपली टेक्स्ट यस एंड नो टू सिंपली टेक्स्ट नो. कोई बात नहीं, ऑनेस्टी बहुत जरूरी है. ठीक है. ओके. सो ऋतिक, कशिश, साक्षी, प्राची, उदय सब लोग यस करें. चलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टाइम है आपको यहाँ पे डिस्कस करें. गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए मालूम है? सबसे पहले उसमें मिलता है आपको जॉब सिक्योरिटी. जॉब सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है कि नो वन कैन फाइट. प्राइवेट नौकरी में क्या प्रॉब्लम है कि अगर आप कितना भी अच्छा काम करो, 29 डेज आपने बहुत अच्छा काम बंदा एयरफोन लगा करना ना पड़ेगा तो काम में गड़बड़ हो गया, परफॉर्मेंस वैसा नहीं आया, अभी देखो तो वो आपको पनिश कर सकते हैं, आपकी सैलरी काट सकते हैं, इवन वो आपको योर फायर भी कर सकते हैं. लेकिन गवर्नमेंट जॉब में नॉट एट ऑल. आपको कोई हटा नहीं सकता. आपकी नौकरी कुछ अलग ही टाइप कुछ कंडीशन अगर ना बने तो ठीक है. जनरली ना के बराबर. तो सबसे पहला है जॉब सिक्योरिटी. और ये जो कोविड हुआ है इसके टाइम में सबको सबसे पहला चीज क्या रहता है? जॉब सिक्योरिटी. ठीक है. तो जॉब सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लाइफ में. जिसके पास जॉब सिक्योरिटी है वो फुल लाइफ जीता है, उसके लाइफ में उतना स्ट्रगल नहीं है. नहीं तो लोग मैक्सिमम 30-35 तक जॉब ही ढूंढते रहते हैं. प्राइवेट जॉब एक मिलेगा, दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा. और प्राइवेट जॉब के लिए आप हमेशा एलिजिबल हो, यू आर टैलेंटेड. ठीक है. गवर्नमेंट जॉब आप जिस एज में हो, जनरली क्या होना चाहिए, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं जिनको पता रहता है वो 12th के बाद से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं. आपको जान के हैरानी होगी कि एक 10th पास स्टूडेंट भी, एक 12th पास स्टूडेंट भी गवर्नमेंट जॉब में रहता है. वो अच्छा खासा सैलरी लेता है. जब आप पढ़ रहे होते हो तो वो 40,000 अर्न कर रहा होता है. पढ़ाई भी कर रहा होता है, आप भी कर रहे होते हैं. सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि गवर्नमेंट जॉब में आपको क्या मिलेगी? जॉब सिक्योरिटी. बच्चों क्या मिलेगी आपको? जॉब सिक्योरिटी. और जॉब सिक्योरिटी से बढ़ के आज की डेट में कुछ भी नहीं. आपने सुना होगा कि लोग लाखों करोड़ों इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट ये सब पे खर्च करते हैं वगैरह वगैरह. आपको यहाँ सिंपली कुछ भी खर्चा नहीं करना है. नॉर्मल जो आपका रोज का पॉकेट मनी है वही एक्सपेंस आपके होंगे. आपको सिंपली क्या करना है, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपको जॉब चाहिए तो ऐसे नहीं होगा. आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा. सिंपल समझिए, गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो यू हैव टू क्लियर द गवर्नमेंट एग्जाम. तो हमारा काम ये है कि हाउ यू विल क्लियर द एग्जाम. जो एग्जाम से आपको जॉब मिलेगी वो एग्जाम आप क्लियर कैसे करोगे, बेसिकली इसके लिए हम लोग आपको गाइड करेंगे और प्रिपेयर कराएंगे.
कि आपको वो जॉब जो चाहिए वो जॉब आपको कैसे मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि आप अपना रिज्यूमे लेके गए बैंक में घुस गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कहा सर जी ये मेरा रिज्यूमे है, ये आप ले लो और मुझे नौकरी पर रख लो। वैसे तो रखेगा नहीं, फिर तो सब कर लेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एग्जाम निकाला कि जो एक्चुअल कैंडिडेट हैं, जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, वो इसमें जॉब करें। तो सिंपल मैं आपको इसके बारे में गाइड करने वाला। मैं सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर को फोकस करूंगा। बैंकिंग सेक्टर आज का मेरा फोकस रहेगा। अब सवाल है कि सर आप बैंकिंग सेक्टर को आज क्यों फोकस कर रहे हो। जनरली लोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बैंक या रेलवे, इन तीनों में से आप अभी पहले इसको हाईलाइट क्यों कर रहे हो। देखो ये एग्जाम साल में एक बार होता है, ये एग्जाम साल में एक बार होता है और कभी कभी ये 2 साल में भी एक बार होता है, बट ये एग्जाम रेगुलरली होता है। हर 2 महीने पे किसी ना किसी बैंक का, गवर्नमेंट जॉब बैंक का एग्जाम होते ही रहता है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है। साल भर में लगभग 30+ एग्जाम होते हैं और जब आप बैंकिंग सेक्टर की प्रिपरेशन करते हो तो इंश्योरेंस सेक्टर का भी प्रिपरेशन आपको हो जाता है। तो साल भर में अगर आप यहाँ पर एग्जाम देख लो तो 30+ है। यहाँ पर 3 एग्जाम है, यहाँ पर 1 या 2 एग्जाम। तो मैं किसके लिए जाऊँ, ऑब्वियसली मैं पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार इनके लिए प्रिपेयर करिए। देखो सिलेबस सबका सेम ही रहता है, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। सिलेबस सबका सेम ही रहता है, लेकिन आपको फोकस कहाँ करना है, यहाँ पर। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत रहती हैं, 30+ एग्जाम होता है। आप साल भर में 30 में से कोई भी सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करनी है, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई, आपकी लाइफ सिक्योर हो गई। तो हम बेसिकली आज बात करेंगे कि बैंकिंग एग्जाम की नोटिफिकेशन कब आती है, हमको कैसे पता चलेगा कि बैंक एग्जाम कब देना है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम क्लियर करने के बाद हमें क्या पोस्ट मिलेगा, उस पोस्ट पे हमें क्या पैसे मिलेंगे, उसके बाद हमारा प्रमोशन होगा तो कैसा होगा, आगे हमारा स्कोप क्या होगा, वगैरह वगैरह ये हम डिस्कस करें। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो स्टार्ट करें। यहाँ तक आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, यस और नो एक बार कंफर्म कर दीजिए। कार्तिक कह रहे आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का बताओ सर। लो कार्तिक प्रजापति, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर अचानक एक से ऐसा नहीं बता सकते। पहले मैं आपको बैंकिंग के बारे में बता देता हूँ। अगर आपको बैंकिंग के बारे में सब कुछ पता चल गया तो आरबीआई ग्रेड बी उसी तरह का होता है, बस उसमें 2 एग्जाम होता है। ठीक है, ऐसे अगर आप 10 क्वेश्चन करेंगे तो दिक्कत होगा। एक बार पहले मुझे पूरा समझा लेने दो, एक बार जब मैं फिनिश कर दूँ फिर आप अपने क्वेश्चन पूछना। आरबीआई ग्रेड बी बिल्कुल बैंकिंग एग्जाम की तरह होता है, सेम बैंकिंग पैटर्न सब कुछ रहता है। बस एक इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा जो यूपीएससी लेवल का होगा। और आरबीआई ग्रेड बी के लिए आपके जो मार्क्स हैं वो 60% होना चाहिए 12th में। और तो कभी आपका वैसा जो उनका हो 10-15 दिन काम पर है ना। क्या मैं क्लियर हूँ? ठीक है, कार्तिक प्रजापति समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे नॉर्मल सारे बैंकिंग का एग्जाम होता है वैसे ही वो एग्जाम भी होगा। 2 पेपर होगा, एक बैंकिंग के लिए इसमें मैथ रीजनिंग इंग्लिश वगैरह रहता है और दूसरा इकोनॉमिक्स का होगा जो 2-3 पार्ट में होगा। चलिए हम बैंकिंग पे फोकस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि बैंकिंग में कितने टाइप के बैंक। देखो जनरली हम लोग 5 टाइप के बैंकिंग पे फोकस करेंगे। 5 टाइप का बैंकिंग इंडिया में जनरली। सबसे पहला है सेंट्रल बैंक। सबसे पहला कौन सा बैंक है? सेंट्रल। हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है जिसे हम आरबीआई कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज आवर सेंट्रल बैंक। हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सा है? वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा और इम्पोर्टेंट एक होता है उसके बाद कॉमर्शियल बैंक कह लो आप। ठीक है, तो बिना पैसा दिया तो जरूरी नहीं है। ध्यान से देखो, मैं डिस्ट्रिक्ट यूज कर रहा हूं इंटरव्यू में ये सब चीजें पूछती हैं। कॉमर्शियल बैंक के अंदर क्या क्या आता है? कॉमर्शियल बैंक के अंदर आता है पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, उसके बाद आता है प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक है, उसके बाद आता है फॉरेन बैंक। समझिए, फॉरेन बैंक। उसके बाद तीसरा आता है डेवलपमेंट बैंक। बहुत सारे बैंक होते हैं। नहीं है। फोर्थ पे है कोऑपरेटिव बैंक और फिफ्थ पे है स्पेशल बैंक। When we say special bank, what does it mean? तो जब हम स्पेशल बैंक कहते हैं like नाबार्ड, like सिडबी, like एक्सिम एक्सपोर्टिंग गुड बैंक, तो ये 5 टाइप के बैंक। तो
प्राइवेट सेक्टर वाला तो फॉरेन वाला तो प्राइवेट हो गया, हम यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक चाहे SBI हो या फिर अदर जो भी नेशनलाइज्ड बैंक है वो सब। तो ये जितने भी बैंक हैं, इस बैंक को चलाने के लिए एम्प्लॉय लगेगा या नहीं लगेगा, आप मुझे बताइए। ये सारे बैंक जो रन कर रहे हैं हमारी कंट्री में, इन सब बैंक को ऑपरेट करने के लिए एम्प्लॉय लगेगा या अपने आप बैंक चलेगा? दिव्या, अभिषेक, कार्तिक, सोहन बताइए, स्नेहा, रवीना, मुस्कान, सब लोग बताइए। अगर आप देखते हो बैंक में जाते हो तो किसी भी बैंक में जाओगे तो आपको लोग तो मिलेंगे ना जो वहाँ पे काम करते रहते हैं। क्या कोई ऐसा बैंक है जिसमें लोग ही नहीं है? बोले सर ऐसा कैसे होगा, बिना लोगों के काम कैसे होगा, लोग तो चाहिए ही। बिल्कुल, तो वो लोग आप भी हो सकते हैं। समझ में आया? अब आप देख सकते हो कि कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, समझ रहे हैं? कितनी, इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले सकते हो। इंटरव्यू इस तरह की चीजें, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारी कंट्री में जनरली 5 टाइप के बैंक हैं: सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंक, सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, गवर्नमेंट बैंक, डेवलपमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशल आवास, CPSE और भी बहुत सारे बैंक हैं। ठीक है, तो अगर इन सबको एम्प्लॉय लगेगा तो फिर हम कॉलेज में क्या कर रहे हैं? जैसे ही हमारा कॉलेज खत्म होगा, हम इधर किधर, कोई RBI बैठेगा, कोई SBI बैठेगा, कोई नाबार्ड में बैठेगा, कोई CP में बैठेगा। नहीं तो अगर आपको कंप्लीट आइडिया नहीं तो क्या करोगे? कॉलेज खत्म होने के बाद फिर मैं मास्टर्स करूंगा, फिर मैं जॉब ढूंढूंगा, फिर रिज्यूमे बनाऊं और गली गली जाके भटको। ठीक है ना? आपको पता है यहाँ इंजीनियर्स और डॉक्टर्स घूम रहे हैं, तो साइंस कॉमर्स आर्ट्स वाले को ऐसे थोड़ी जॉब मिल जाएगी। सच्चाई आप भी जानते हो। तो आपके पास कैलिबर है तो आप एकदम उस कुर्सी पे बैठो जहाँ से आपको कोई हटा नहीं सकता। तो ये सारे बैंक्स हैं। अब एग्जाम कैसे होता है जरूर मैं आपको बस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ। देखो RBI 2 एग्जाम लेता है। पहले तो आप ये समझ लो कि अगर आपको बैंक में जाना है, अगर आपको बैंक में नौकरी करना है तो सर बैंक में कैसे जाते हैं? तो इसका आंसर है तेरा 3। बैंक में जाने का 3 रास्ता है। इस तीनों रास्ते से आप बैंक के अंदर जॉब पा सकते हो। सर वो कौन सा रास्ता है? आप क्लर्क बन के जा सकते हो। क्लर्क को ही कई बार असिस्टेंट कहते हैं, किसी को कई बार एग्जीक्यूटिव कहते हैं, अलग अलग नोटिफिकेशन में अलग अलग नाम से आता है। ठीक है, कई बार इसको एसोसिएट कहते हैं, लेकिन आप जनरली क्लर्क नाम याद रखिए। ठीक है, क्लर्क का एग्जाम कहते हैं आप बैंक में बैंक में जा सकते। क्लर्क क्या हो गया? देखो क्लर्क हो गया, आप समझते हैं सीक्रेट का जॉब होता है, क्लर्क की रिस्पांसिबिलिटी कम होती है। ये होते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर, मतलब इनका जो जॉब होता है ये प्रोबेशन पीरियड में होते हैं। 1-1.5 साल इनको लगता है और 1-1.5 साल के बाद इनको असिस्टेंट मैनेजर बना दिया जाता है। और इस SO जो है वो स्पेशल डिग्री होता है। अगर किसी ने LLB कर रखा है, किसी ने MBA कर रखा है IT से, तो उन सब के लिए IT ऑफिसर का, लॉ ऑफिसर का जॉब है। तो फिलहाल आप लोग जहाँ पे हो कॉलेज में, आपके लिए 2 अपॉर्चुनिटी है। आप क्लर्क का एग्जाम क्लियर करके बैंक में जा सकते हैं और PO का एग्जाम क्लियर करके बैंक में जा सकते हैं। ठीक है, सर लास्ट वाला डिटेल में बताऊंगा, स्पेशल वाला बताऊंगा। अभी जरूरत नहीं है इसलिए नहीं बता रहा हूँ। आपको जो सबसे ज्यादा जरूरत है जानने का, पहले थोड़ा उस पर ध्यान दे दीजिए। ठीक है, जो सबसे ज्यादा जरूरत है। तो बैंक में मैंने क्या बोला, फर्स्ट लेट मी फिनिश देन यू आस्क क्वेश्चन, ताकि मैं आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे दूं। नहीं तो टाइम भी बीत जाएगा और आपको मैं वो एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, दिव्या पाटिल, डोंट वरी, स्पेशल में नाबार्ड आता है, सबके बारे में बताऊंगा। पहले एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो आपको बता दूं। तो अगर आप बैंकिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लर्क, PO, ये 2 तरीके से आप जा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं बैंकिंग के बारे में। देखो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अगर हम रिजर्व बैंक की बात करें, रिजर्व बैंक का 2 एग्जाम होता है। ठीक है, एक होता है RBI असिस्टेंट, जिसको आप क्लर्क कह लो, और दूसरा होता है RBI ग्रेड B, जो किसी ने अभी मुझे पूछा था कि ग्रेड B क्या है। ठीक है, उसके बाद आप SBI का ले लो। SBI भी 3 एग्जाम लेता है, क्लर्क, PO और SO। उसके बाद IBPS, ये एक बोर्ड है जो सारे नेशनलाइज्ड बैंकों के एग्जाम लेता है। ये भी लेता है क्लर्क, PO, SO। उसके बाद एक रूरल बैंक का होता है IBPS, रीजनल रूरल बैंक, IBPS ये भी लेता है क्लर्क का और ऑफिसर का। ठीक है, इसके अलावा नाबार्ड जो स्पेशल बैंक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, ये भी लेता है क्लर्क और ऑफिसर का। उसके बाद अदर और बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें पूरा साल एग्जाम लेते हैं। तो आप देख सकते हो कितना अपॉर्चुनिटी आपके पास है। इसके अलावा एक PGPM होता है। ठीक है,
ये पीजीडीए में क्या होता है, पीजीडीए में क्या होता है, एग्जाम होता है, डायरेक्ट मेंस का एग्जाम होता है। ध्यान से सुनिए, एक एग्जाम होता है, डायरेक्ट मेंस का एग्जाम होता है, उसमें प्रीलिम्स नहीं होता है। और वो एग्जाम क्लियर करेंगे तो आपको पीजी का जो कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट का कोई एक एग्जाम होता है, अगर आप क्लियर करेंगे तो बैंक खुद आपको पोस्ट ग्रेजुएट कराएगी और उसके बाद डायरेक्ट अपने ही बैंक में आपको जॉब देगी। ये भी एक एग्जाम होता है। तो मतलब आप पढ़ भी सकते हो और आपकी जॉब सिक्योरिटी भी है कि जैसे ही मेरा बैंक मेरा जॉब मेरे हाथ में ले लेगा। और अगर आप 5 साल तक जॉब कर लेते हैं तो वो बैंक सारा खर्चा आपका उठाता है। इस तरह का बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये सब पाने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल एग्जाम क्लियर करना है। बड़ा और ये सब का एग्जाम पैटर्न लगभग एक ही है, सिवाय ठीक हुआ। थोड़ा सा अलग है। हाँ ठीक है, सब में वही हाँ हरकत तो ये था बैंकिंग के बारे में। तो आपको अपॉर्चुनिटीज के बारे में समझ में आया, रिजर्व बैंक, आरटीआई, जाना है बदले और उसके अलावा जिसके एग्जाम साल भर होते रहते हैं। इसलिए मैं एसएससी और रेलवे को छोड़ के पहले बैंकिंग पे फोकस किया कि मैं आपको किया है। मयूरी गीता विद्या हाँ ये घुमत है यार ले। बताइए सब लोग, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? अब मैं स्टार्ट करता हूँ बैंकिंग का प्रोसेस। अब करे संग घुमा मुंह बने ले रही हां दसन के के चुपचाप रही है तो आते रहते हैं। अभी आईबीपीएस का आया है, क्लर्क का यहाँ बना है, मतलब यहाँ लड़का बना हंसिया खेलिया घूमिया करे संग का पे कोई न कोई नोटिफिकेशन आते ही रहता है। तो नोटिफिकेशन का बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, रिप्लाई करते रहिए। उसके बाद मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में देखो ये आज एक जो हो जाते हैं फिर साइड जी के मैनेजर ट्रस्ट ले जाएगा जहाँ ले जा। अब हम आते हैं कौन दे सकता है ये एग्जाम, अक्सा भी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन एलिजिबल है इस एग्जाम के? क्या कोई भी एग्जाम दे सकता है? तो इसका आंसर है कि नहीं, कोई भी इस एग्जाम को नहीं दे सकता। कौन दे सकता है? देखो कुछ चीजें हैं जो आपको देखना होगा। नहीं इसका क्या है? अरे पद खुला आके तो मैंने चला था। हाँ ये दो चीज इम्पोर्टेंट है। मंदिर ना खोले बस मंदिर में पढ़े रजिस्टर करके बढ़ता ना। ये आपको ग्रेजुएशन, आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो, नहीं, किसी भी बस यूनिवर्सिटी से हो, आप बस डिस्टेंस से सेकेंड के पढ़ रहे समुद्र के यहाँ हो, पर कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ रहे हो, रेगुलर से पढ़ रहे हो, किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, डेली आप कैसे भी पढ़ रहे हो, किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हो, सिंपली अगर आप ग्रेजुएट हो, सिंपली अगर आपका ग्रेजुएशन अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, किसी भी परसेंटेज से आप पास हो, सिर्फ आप सिर्फ पास हो तो यही काफी है, आप ग्रेजुएट हैं, आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। एज है 20। अब इसमें क्या होता है, 27 ये क्लर्क के लिए और उसके बाद 30 पीओ के लिए। इसको समझिए, ऐसा नहीं कि 30 तक आप क्लर्क का एग्जाम दे सकते हैं, समझ रहे हैं? देखिए अब मैं जरा एज को एक्सप्लेन करता हूं। अगर 27 ईयर लास्ट है क्लर्क के लिए, ठीक है, एज रिलैक्सेशन भी होता है। एज रिलैक्सेशन में क्या होता है बेसिकली कि मान लो कि कोई बंदा ओबीसी, ये जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, कोई ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट, उसके 3 साल का रिलैक्सेशन कि अगर कोई ओबीसी है तो वो क्लर्क के लिए कितना तक जा सकता है, 27 तो जनरल के लिए है, और ये 30 तक एक ओबीसी स्टूडेंट अटेंड कर सकता है। कितनी बार अगर कोई एससी एसटी है तो उसको +5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। ये सब एज रिलैक्सेशन है जनरल के लिए। 27 के बाद आप नहीं दे सकते एग्जाम, ओबीसी के लिए +3 ईयर हो जाता है, एससी एसटी के लिए +5 ईयर। आपको ये सब पे ध्यान देने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप सब लोग अभी कॉलेज में 27 ईयर बहुत होता है। आप लोगों की एवरेज जो एज होगी अभी कितनी होगी? आप सब लोग ग्रेजुएशन में होंगे, लास्ट ईयर होंगे या कोई सेकंड ईयर में होगा। तो मुझे आप में से कोई है जो 25 ईयर का है? सब मुझे लगता है 21 22 इसी के आसपास के होंगे। आप सब लोग की उम्र यही होगी।
तो आपके पास पर्याप्त टाइम है। ऐसा नहीं कि इसकी तैयारी करने में 3-4 महीना लगता है प्रिपरेशन करने में, 2 महीना प्रैक्टिस करो, 6 महीने में बैंक को ज्वाइन करो। एसएससी की प्रिपरेशन में टाइम लगता है क्योंकि एक साल तैयारी करो फिर एग्जाम दो, कंसिस्टेंट नहीं रहे फिर अगले साल। लेकिन बैंकिंग आपको फटाफट जॉब मिल जाता है अगर थोड़ा सा भी पढ़ने में अच्छे हो। क्या ये आपको क्लियर हुआ कि एलिजिबिलिटी क्या है? आपकी एज रिलैक्सेशन क्लर्क हो या पीओ, जितना जनरल के लिए है 18 साल के तो बहुत छोटे हैं। तो अगर अगर आपका 27 जनरल के लिए है तो ओबीसी के लिए +3, SC/ST के लिए +5। अगर इसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो आप सबकी एज आप सोचो कि आप सब लोग 20-21 के हो, 18 के हो, 19 के हो। अगर आप अगले 6 महीने में ज्वाइन कर ले तो बैंक, तो आप सोच के देखो कि अगले 10 साल में जब तक बाकी के बच्चे जॉब ढूंढेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, आप प्रमोट होकर कहां से कहां चले जाओ। सोच के भी देखो, इमेजिन करके बस देखो कि आप 20 साल में बैंक ज्वाइन कर दिए, है ना। कहते हैं दूध के दांत भी नहीं निकले और पैसे कमा रहे, और वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में हो। रेस्पेक्ट अलग मिलेगा, घर में बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट मिलता नहीं होगा, हाँ, तो वो भी आपको घर में मिलने लगे। जैसी नेम प्लेट लगेगा घर के बाहर एसबीआई का पीओ है, क्लर्क है, तो अलग ही जलवा हो जाता है। फैसिलिटी तो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, प्रथमेश कह रहे हैं सर 29। देखो 29 के है तो आपके पास 1 ही साल बचा है पीओ के, ठीक है, तो इसीलिए एज बताना जरूरी है कैटेगरी के लिए। तो ये क्लियर हो गया, एज आपका 20 से 30 होना चाहिए। और ये मैं जनरल के लिए बता रहा हूँ। व्हेन आई से 20 to 30 आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल कैटेगरी स्टूडेंट और ओबीसी +3 और SC/ST +5 है वो। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है कि एलिजिबिलिटी क्या है, आपका एज क्या होना चाहिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सिंपली आपको ग्रेजुएशन होना है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल, किंग से बैचलर डिग्री यू मस्ट हैव बी डिग्री, दैट इज बैचलर ग्रेजुएशन। इज दैट क्लियर? एलिजिबिलिटी इज क्लियर हो गया सबको। एलिजिबिलिटी क्लियर हो गया कि कौन कौन बंदा या कोई कौन कौन सा स्टूडेंट बैंकिंग एग्जाम दे सकता है। क्या आप सबको ये क्लियर हो गया? आपका एज 30 तक होना चाहिए, 27 तक होना चाहिए जनरल के लिए, SC/ST के लिए +5, ओबीसी के लिए +3। तो आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट यू कैन कैलकुलेट योरसेल्फ। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए। दीक्षा पांडे के लिए सर ओपन के लिए कितना है? दीक्षा जी तब से तो वही बता रहा हूँ, जनरल मतलब ओपन नहीं होता है दीक्षा जी। जनरल मतलब ओपन, अगर जनरल के लिए 27 है क्लास के लिए और पीओ के लिए 30 है, फिर से सुन लीजिए, क्लर्क के लिए 27 है ना, पीओ के लिए 30 है ना, अरे ओबीसी है तो +3 और SC/ST है तो +5। ये कंसेप्ट चलता है, ठीक है। दीक्षा आपको क्लियर हो गया, मिश्रा जी को क्लियर है, ओके। भाविका, आशीष मिश्रा जी 27 है, यस यस, ओके। सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस। अरे कौन है एक ओरिजिनल बात बोलो, नॉर्मल बारे के लिए सारे बैंकिंग के एग्जाम होते हैं, बैंकिंग का एग्जाम, ठीक है। और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी में सिंपल है, एज आपके पास होना चाहिए क्योंकि आप सब लोगों के पास है, एज का कोई टेंशन नहीं है। और क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। तो आप सब लोग ग्रेजुएट होने वाले हो या फिर हो चुके हो। और तैयारी ऐसा नहीं होता ग्रेजुएशन में लोग करते हैं, 12th से भी तैयारी करते हैं गारंटी सिलेक्शन के, ठीक है। चलिए, ग्रेजुएशन के बाद जो लेट करते हैं 1 साल 2 साल के बाद तैयारी में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। प्राइवेट नौकरी तो आपको कहीं कहीं मिल ही जाएगा। उसके बाद आते हैं कि पैटर्न क्या है, क्या करो भाई, ये एग्जाम होता कैसा है, चक्कर क्या है, ये तो हम समझ गए कि साल भर में एग्जाम कितना होता है, क्या होता है, नहीं होता है। ये एग्जाम होता कैसे सर, क्या है इसका पैटर्न? पैटर्न सिंपल है, प्रीलिम्स एग्जाम हो रहा है, फेज 1 जिसको कहते हैं, ठीक है। लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, उसमें आधे ज्यादा तो ओवर होते हैं, जिनको पढ़ने से कोई मतलब रहता है नहीं, वो सिर्फ फॉर्म भरते हैं। तो वैसे बच्चों का सिलेक्शन नहीं, रिजल्ट हो जाता है। तो प्रीलिम्स होता है 100 मार्क्स का, ध्यान से समझिए, 100 मार्क्स का प्रीलिम्स होता है। और एग्जाम होगा ऑनलाइन, बनवा के तेज कर आपको कंप्यूटर मिलेगा, कंप्यूटर पे बैठ के मॉनिटर पे आप माउस वगैरह आंसर बनाएंगे, उसे एबीसीडी बटन दबाएंगे, आपको पेपर प्रीलिम्स जो क्लियर कर लेंगे उसके बाद एक मेंस एग्जाम होगा, ठीक है। और उसके बाद इंटरव्यू होगा। पीओ के समझ, अगर आप प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जाम देंगे तो पहले प्रीलिम्स, दिल्ली है तब का सोचे के बाद, दिल्ली है तो एकदम फॉरवर्ड बना दी लड़की के बोलेंगे 100 मार्क्स का सिखा के 100 मार्क्स। लेकिन अगर आप दूसरा कौन किया, अगर आप क्लर्क का एग्जाम दे रहे हैं तो सिर्फ आपका होगा प्रीलिम्स और प्रीलिम्स के बाद मेंस,
प्रीलियम 100 मार्क्स का, इसके मार्क्स जुड़ते नहीं, ये क्वालिफाइंग होता है, और मेंस 200 मार्क्स का। तो पैटर्न लगभग सेम है। क्लर्क में नो इंटरव्यू, क्लर्क में नो इंटरव्यू, और पीओ में 100 मार्क्स का इंटरव्यू। पीओ में आपका सिलेक्शन 200 मार्क्स पे होगा, क्लर्क में 200 मार्क्स में होगा। लैंग्वेज वाला है तो वो ऐड है। तो जनरली अब देखो कितना सिंपल पैटर्न, कितना सिंपल पैटर्न है, आप आसानी से समझ जाओ। क्या पैटर्न है कि आप एग्जाम देंगे, इसे प्रीलियम एग्जाम कहते हैं, 100 मार्क्स का होगा। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। अगर आप क्वालिफाई तो प्रणाम करिए अपने आप को, और साल भर में 30 एग्जाम में भी आपका नहीं निकले तो फिर क्या मतलब है पढ़ने का? इसका मतलब जिंदगी में कभी पढ़ाई नहीं की हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझो इसको जरा। तो प्रीलिम्स और मेंस, पीओ के लिए जाओगे तो इंटरव्यू, तो एग्जाम पैटर्न पहला सब बाथरूम मिला था कि क्लर्क के लिए प्रीलिम्स मेंस, प्रीलिम्स क्वालीफाइंग है, मेंस के मार्क्स से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर इंटरव्यू बोलागा इंटरव्यू के लिए है तो प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू पीओ के। क्लियर है सबको एग्जाम पैटर्न? समझा करिए। पर जो ग्रेजुएट नहीं होगा तो जो ग्रेजुएट नहीं होगा वो नहीं देगा। और क्या, आप एग्जाम नहीं देंगे, आप एसएससी का 12 पास हो ना, एसएससी का सीएसएस एग्जाम दो, लगभग सिलेबस में स्टूडेंट का टेस्ट रहेगा। आप वाला एग्जाम दो, 10 तो पास हो ना, क्वालिफिकेशन वो भी दे सकते हो। लेकिन अगर आपको बैंकिंग भी देना है तो ग्रेजुएशन चाहिए। बिना ग्रेजुएशन के आप बैंकिंग एग्जाम नहीं दे सकते हो। तो आप प्रिपरेशन शुरू कर दो, जैसी ग्रेजुएशन होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल लेना। इज दैट क्लियर? संध्या यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? कहाँ पाएंगे जी? कहाँ है क्या पुस्तक पर घबरा घर में सुरक्षा को ना नीचे चल नीचे चलो नीचे वाला चल करेगी नीचे वाला ये होता कैसे? नहीं रे बंद करता हम बात करते हैं प्री एग्जाम। उतार का उतार दे साहब टाइम होता टाइम कितना रहता है इसके लिए? टाइम आपको मिलेगा 1 आवर। एग्जाम क्या होता है? एग्जाम होता है ऑनलाइन, तो ये भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रीलिम्स में 3 पेपर होता है, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको सिलेबस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको नोटिफिकेशन एक्सप्लेन कर दिया, फिजिबिलिटी एक्सप्लेन कर दिया, पैटर्न एक्सप्लेन कर दिया, अब सिलेबस के साथ पैटर्न एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहला पार्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको आप मैथ्स कहते हैं। दूसरा आता है रीजनिंग, ठीक है, और तीसरा आता है इंग्लिश। इंग्लिश से तो आप लोग अवेयर हैं, ठीक है। ये 35 मार्क्स का, इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। रीजनिंग 35 क्वेश्चन आता है 35 मार्क्स का, ये भी आप समझ गए। बचा इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। ध्यान से समझो बच्चों, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट पूछा जाएगा आपको 1 घंटे के पेपर में। प्रीलिम्स के एग्जाम में 35 70 प्लस 30 100 मार्क्स का ऑनलाइन। इसके लिए आपको ईच सेक्शन के लिए टाइम मिलेगा 20 मिनट। जैसे आप एग्जाम स्टार्ट करोगे, मान लो आपने मैथ से स्टार्ट किया, 20 मिनट के बाद वो सेक्शन अपने आप क्लोज हो जाएगा, दूसरा ओपन हो जाएगा। तो 20 मिनट ही आपको स्लॉट मिलता है। ऐसा नहीं, पहले ऐसा नहीं था। पहले था कि आप 40 मिनट इसको दे सकते हो, 10-10 मिनट इसको दे सकते हो। अब वो फैसिलिटी नहीं है, आपको फॉर ईच सेक्शन यू गॉट ओनली 20 मिनट। तो ये है प्रीलिम्स का पूरा डिटेल। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग होता है। नेगेटिव मार्किंग जो है वो होता है 0.25, मतलब अगर आपने 4 रॉन्ग कर दिया तो 1 मार्क्स आपका कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसीलिए जो क्वेश्चन नहीं आए, फालतू में हर क्वेश्चन को बनाने का जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि जय माता दी बोल के बक्कर बम्बे को और 80-90 पूरे 100 ABCD करने का और बाद में फिर फेल होने का, वो नहीं करने का। तो जितना समझ में उतना ही करना। अब बोले सर पास कैसे होंगे? देखो, एक तो आपको हर सेक्शन में पास होना पड़ेगा, सेक्शनल कट ऑफ भी आपको क्लियर करना पड़ेगा और ओवरऑल भी क्लियर करना पड़ेगा। अब बोलेगा इसका क्या मतलब हो गया भाई? ये सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ का क्या मतलब हो गया? कई बार क्या होता है, समझो इधर, मान लो कि जैसे अभिषेक चौहान बहुत होशियार स्टूडेंट है मैथ्स में, तो मैथ्स में 35 में 35 ले आया, रीजनिंग में 35 में 35 ले आया, और इंग्लिश उसका वीक है, इंग्लिश में 2 मार्क्स लाया। तो टोटल कितना मार्क्स लाया? 72 मार्क्स। और सिलेक्शन कितना पे हुआ है? जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकला है वो निकला है 62 मार्क्स पे।
आपके मार्क्स ज़्यादा होना चाहिए। इट मीन्स यू हैव टू क्लियर योर सेक्शनल कट ऑफ एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ। सर सेक्शनल कट ऑफ कितना जाता है? जनरली मैथ्स के लिए 11 मार्क्स, रीजनिंग के लिए 10 मार्क्स और इंग्लिश के लिए 7 मार्क्स जाते हैं। इतने मार्क्स को कोई भी ले आता है, तो सेक्शनल कट ऑफ में शायद ही कोई फेल होता है। और अगर सेक्शनल कट ऑफ में भी लोग फेल होते हैं तो समझ जाना कि जिंदगी में उसने कभी पढ़ाई नहीं की, फिर पढ़ाई छोड़ देना, कोई और धंधा सोचने लग जाना, क्योंकि टाइम वेस्ट मत करना था। ठीक है, बहुत सारा काम है ना। जब इंग्लिश में आप 7 मार्क्स नहीं ला सकते हो, समझ लो 6 मार्क्स भी आता है, 6 मार्क्स आप नहीं ला सकते हो। बचपन से जवानी तक इंग्लिश पढ़े हो ना, कॉम्प्रीहेंशन मैं बताता हूँ इसमें रहता क्या। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको कि सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है और ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है। एक बार जरा रिप्लाई कर दिए सारे बच्चे कि क्या आपको ये समझ में आया कि जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है, ऑनलाइन होता है, 1 घंटे का टाइम रहता है, 0.25 होता है, मैथ में 35 क्वेश्चन, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन का 1 मार्क्स हो, 20 मिनट्स पढ़ो। सेक्शनल कट ऑफ एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना है आप लोग। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया या मैं ज्यादा फास्ट हो गया, ज्यादा स्लो हो गया? प्लीज रिप्लाई करिए। क्लियर है, पाटिल जी को क्लियर है, दिव्या को क्लियर है, चलिए फटाफट रिप्लाई करिए सब लोग जो भी लेक्चर देख रहे हैं। प्लीज रिप्लाई करिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। सोहन जी को क्लियर है, ओके। क्रिएटर्स आपके यस सर, ऋतिक को क्लियर है, ओके। धनश्री चौधरी क्लियर है, ठीक है, फटाफट रिप्लाई करिए, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, राजा भरद्वाज, संध्या, ओके, भाविका, अंकिता, मिश्रा जी, कशिश, सबको क्लियर है, तो आगे। अब यहाँ पर सवाल ये है कि सर चलो ये सब तो ठीक है, हम समझ गए कितना क्या पूछता क्या है, ये मैथ में पूछता क्या है। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग अगर प्रिपरेशन करें तो बैंकिंग निकाल लेंगे? हो सकता है आप में से कुछ बच्चे रो रहे हो, बचपन से बेकार है, पता नहीं कैसे पास हो। कोई सोच रहा होगा मेरे को तो इंग्लिश आता ही नहीं, मेरा क्या होगा? किसी को तो रीजनिंग तो मैंने कभी नाम ही नहीं सुना है, मेरा क्या होगा? तो 50 तरह का फालतू क्वेश्चन आपके दिमाग में आना शुरू होगा, मैं सारा करूँगा। सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज और डेटा इंटरप्रिटेशन, अगर आप ये 4 भी अच्छे से कर लेते हो, मैं सिर्फ 4 चैप्टर बोल रहा हूँ, अगर आपने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा है, एक चैप्टर को पढ़ने में 1 महीना भी दोगे तो भी 4 महीने में आपका मैथ्स हो जाएगा। ये मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ जिसने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा, जिसे लगता है कि अब मुझे पढ़ना पड़ेगा, इस तरह के बच्चे के लिए बात कर। सिर्फ 4 चैप्टर, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, परसेंटेज दिए, तो आप बोलोगे सर आप इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो? देखो जनरली क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन से ही देखो 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स का, यहीं से 15 मार्क्स पूछ लेता है। सिंप्लीफिकेशन से 15 मार्क्स और डीआई से 10 मार्क्स, 25 मार्क्स खाली 2 चैप्टर से पूछता है। तो जिस स्टूडेंट का मैथ्स वीक है, जिसको लगता है कि मैथ्स और मेरे में कभी प्यार नहीं हो सकता, दोस्ती नहीं हो सकता, ठीक है, वो इंडिया पाकिस्तान वाला बात है, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन को और डेटा इंटरप्रिटेशन को करते हैं। फिर कुछ बच्चे पूछेंगे सर चलो ठीक है प्रीलिम्स तो हम पास हो जाएंगे, मेंस में क्या करेंगे? आपको जान के हैरानी होगी कि मेंस में सिर्फ डीआई पूछता है ना, कमाल की बात। मेंस जो एग्जाम होगा, अगर आप प्रीलिम पास हो जाते हो और मैथ से आपको डर लगता है तो सिर्फ डीआई पूछता है, डेटा इंटरप्रिटेशन। कि कोई बच्चा हो सकता है पूछे सर ये डीआई क्या है? देखो डीआई ये आपने पढ़ा होगा ना बचपन में 10th स्टैंडर्ड में, इस तरह का डायग्राम वगैरह या पाई चार्ट पढ़ा होगा, ये सबको डीआई कहां थे, समझ लो, ध्यान से समझो। रवीना के लिए सर इंग्लिश नहीं आता, रवीना जी मैं सबका उपाय बता रहा हूं। तो सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, परसेंटेज और डेटा इंटरप्रिटेशन, ये अगर आप कर लेते हैं तो प्रीलिम्स भी क्लियर है और मेंस भी क्लियर है। आप बोलोगे सर लेकिन मैं कुछ नहीं करना चाहता हूं और मुझे सरकारी नौकरी भी चाहिए, तो आपके आसपास कोई नदी वगैरह तालाब है, उसमें आप कूद के तैर के बाहर आ जाओ, आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा अगर कोई चाह जो मैं कुछ करूँ नहीं, मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, तो मस्त में नींद मारो, आप आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, सपने में जो दिल करे करना। एक्चुअली में नहीं कर सकते, एक्चुअली में करना है तो आपको मैथ में एटलीस्ट सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, परसेंटेज और डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सबसे प्रीलिम्स में पूछेगा लगभग 30 मार्क्स का क्वेश्चन इस 4 चैप्टर से, और मेंस में सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन पूछेगा। तो अगर आप 4 चैप्टर भी नहीं पढ़ सकते तो फिर क्यों पढ़ो? और ऐसा नहीं कि आपको खुद से पढ़ना है, उसके लिए हम बैठे हैं ना, उसके लिए हम बैठे 15 साल से पढ़ा रहे हैं। 15 साल पहले आप लोग 5-6 साल के होंगे, ठीक है, तो तब से पढ़ा रहे हैं, तो वो हम पढ़ा देंगे, वो हमारा जिम्मेदारी कैसे पढ़ाना है।
आपको बस रेगुलर पढ़ना है और झूठ नहीं बोलना है। आधे बच्चे तो बोलते हैं हमको सब समझता, हम तो कालिदास एक ही बार में सब समझ आता है। रिपीट क्वेश्चन पूछो तो फिर कुछ नहीं बोल पाते। उस तरह का टेंडेंसी लेके गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। क्वेश्चन पूछो टीचर से, ठीक है, क्वेश्चन पूछो, आंसर करो और रेगुलर रहो, आराम से हो जाए, ठीक है। ये ठीक है। अब ये हो गया मैथ्स का पार्ट। अब रीजनिंग में क्या, देखो बैंकिंग के रीजनिंग में एक प्रॉब्लम, टोटल 7-8 चैप्टर है, क्वेश्चन सिर्फ 2 चैप्टर से पूछता है, बाकी चैप्टर आप 2 घंटे में बैठ के कर दो। एक का नाम है सिटिंग और एक का नाम है पजल। इन दोनों से तो आपको रीजनिंग में पढ़ना है 2 चैप्टर, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। बोले सर मैं ज्यादा पढ़ूंगी, आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं करेंगे, तुम पढ़ते रहना, फिर टीचर बन जाना, एग्जाम कभी तुम्हारा नहीं निकलेगा। तो अगर एग्जाम क्लियर करना है तो ये 2 चैप्टर रीजनिंग में, ये 4 चैप्टर मैथ में। किसी बच्चे ने कहा, रवीना ने कहा कि सर मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं। देखो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो टेंशन बिल्कुल मत। तो सर क्यों टेंशन नहीं लूं? इंग्लिश में कम मार्क्स आएगा, मैथ और रीजनिंग में ज्यादा मार्क्स। तो सिंपल है। देखो यहाँ पर रवीना जी पूछता है कॉम्प्रीहेंशन। क्या पूछता है? कॉम्प्रीहेंशन। सर ये कॉम्प्रीहेंशन नाम पे सुना सुना सा लगता है। देखो एक पैसेज आएगा, ठीक है। अच्छा एक और बात बताओ, जो क्लर्क का जो इंग्लिश होता है ना वो बहुत सिंपल होता है। हाँ अगर आप प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जाम दोगे, पीओ का, उसकी इंग्लिश अच्छी होती है, वो आप आसानी से नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्लर्क का अंग्रेजी आप आसानी से कर लोगे। कॉम्प्रीहेंशन और पैसेज रहेगा जिसमें स्टोरी रहता है, ठीक है। कि एक राजा था, उसके गद्दे में एक खटमल घुस गया, वगैरह वगैरह टाइप घटिया सी स्टोरी रहता है। तो आप उस स्टोरी से 15 मार्क का क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। और उसके बाद रहता है 20 में से लगभग 20 मार्क पैसेज और 10 मार्क्स ग्रामर, वही नाउन प्रोनाउन। और ये जो भी आप एग्जाम देख रहे हो ना, इस एग्जाम का स्टैंडर्ड है आपका, मैं बता देता हूँ 6 to 10th लेवल। तो पहले ये समझ लो। और आप हो लगभग 15th पास या 15th के आसपास। और क्वेश्चन आपको पूछेगा 6 to 10th लेवल। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा, आप तो बड़ा भाषण दे रहे हो यहाँ पे कि 6 to 10th लेवल का है, इतना आसान है तो मिल क्यों नहीं जाता? अगर इतना ही आसान है, 6ठी से 10वीं का चीज पूछता है तो लोग फेल क्यों हो जाते हैं? बताते हैं रीजन। लोग फेल इसलिए नहीं होते कि क्वेश्चन हार्ड है, या लोग फेल इसलिए नहीं होते कि उनसे क्वेश्चन बनता नहीं। लोग फेल इसलिए होते हैं कि टाइम नहीं रहता। आप 2 बार ऐसे जाके एग्जाम में ऐसे ऐसे स्टाइल मारोगे ना, तब तक आप फेल हो जाओगे, क्योंकि तब तक आपका 30 सेकंड बीत जाएगा, कोई और क्वेश्चन बना देगा। तो आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हो क्योंकि ऑनलाइन रहता है और 1 ही घंटा है। तो सर इसका क्या उपाय है? पहले तो आप अपना सिलेबस खत्म करो, ठीक है, और उसके बाद प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट। प्रैक्टिस करते करते 2-3 महीना जाता है स्पीड पकड़ना। जिसकी जितनी स्पीड अच्छी होगी एग्जाम उसका निकलेगा। क्योंकि आपने लाया 40, किसी ने लाया 41, आता दोनों को है, सिलेक्शन 41 वाले का होगा। 1 मार्क्स से एग्जाम छूट जाता है, 1 मार्क तो छोड़ो, 0.2 मार्क्स से सिलेक्शन छूट जाता है। समझ रहे बात? तो हाई स्कूल लेवल का सिलेबस है, कुछ भी नहीं है। अच्छा आप बोलेंगे सर इस सब में क्या रहता है? सिंप्लीफिकेशन में रहता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इंडाइसेज, फ्रैक्शन, ये सब रहता है। रेशियो आपको पता है, परसेंटेज आपने बचपन से पढ़ा है, प्रॉफिट और लॉस वही पढ़ा आपने, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो 9th-10th में पढ़ो, वही सब चीज रहता है। बस उसको क्या करना है? शॉर्टकट मेथड से बनाना है। अब आपको एक मल्टीप्लिकेशन दे दिया और आप लेके बैठ गए कि आज तो मैं इस गुना को करके रहूंगा, ऐसे नहीं होता। ओरली करना पड़ेगा कैलकुलेशन। उसके लिए ट्रिक्स होते हैं जो टीचर्स आपको सिखाते हैं, एक्सपर्ट आपको सिखाते हैं। तो ये रहा प्रीलिम्स का सिलेबस। बोलोगे तो ठीक ही तो है, ये हम लोग तो कर सकते हैं। क्या लगता है आप लोग कर सकते हैं कि नहीं? जरा एक बार रिप्लाई करो, क्या लगता है आपको? ये इम्पॉसिबल है। मतलब आप 4, 2, 6, 2, 8 चैप्टर आप 6 महीने में नहीं पढ़ पाओगे। फटाफट रिप्लाई करो, क्या आपको लगता है 8 चैप्टर आप 6 महीने में नहीं पढ़ पाओगे? अगर आपकी पूरी जिंदगी का सवाल हो, बाकी की पूरी जिंदगी अगर आप आराम से चेयर पे बैठ के काटना चाहते हो, ठीक है, तो क्या आपको लगता है नहीं हो पाएगा? हाँ या ना मुझे बताइए। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे इसमें नेगेटिव हैं और कितनों को लग रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ अगर मुझे ट्रेन किया जाए। जो भी है, जो अगर आपको लगता है मैं नहीं कर सकती, ईमानदारी से बताइए कि सर मैं इसमें से कुछ नहीं पढ़ूंगा। आपको जो बोलना है बोलो, मैं तो नहीं पढ़ने वाला। चलो तो कह रहे सर कर सकते हैं, ठीक है। ये एटीट्यूड आपको एग्जाम क्लियर कराए। आप पहले से रोते बैठे हो, ऐसे थोड़ी होता है, सबका थोड़ी निकलता है, मेरा थोड़ी निकलेगा। अबे तो तुम तो खुद ही पहले बोल रहे हो तुम्हारा नहीं निकलेगा, तो तुम्हारा तो पहले नहीं निकलेगा, जिंदगी में नहीं निकलेगा। बात समझ रहे हो?
एग्जाम जिसको क्लियर करना है, जब उसने सोच लिया नहीं निकलेगा तो पढ़ाने वाले का क्या हो। और आपको कमाल की बात बता दूं, जब आप तैयारी करोगे तो बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे अच्छा तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा भी किया था 6 साल कुछ नहीं हुआ उसका, मेरा पड़ोसी भी कर रहा है 1 साल से कुछ नहीं हुआ। और जैसे ही पास हो जाओगे बोलोगे मैं तो पहले जानता था कि ये लड़के इतनी कुछ करेगा। ये सब चलते रहता है लाइफ। इस सब पे ध्यान मत देना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको समझने की कोशिश करो। और यही प्रीलिम्स, एक बार आपने ये पढ़ाई कर लिया, सारे एग्जाम में यही आएंगे और कुछ भी चेंज नहीं होगा। समझो इस बात, सारे एग्जाम में सेम सिलेबस है। एसबीआई का दो, आरबीआई का दो, पीएनबी का दो, आईबीपीएस का दो, नाबार्ड का दो, कोई भी इंडिया का बैंक एग्जाम दोगे यही चीज आपको मिलेगा। बोलिए मतलब ये तो सही है, फिर मतलब एक बार पढ़ो और सारा एग्जाम क्लियर करो। बिल्कुल, इसीलिए आप सुने होंगे कई बार एक स्टूडेंट 6 एग्जाम क्लियर कर लेता है। पढ़ना एक ही चीज है, यही मैथ्स, यही हाँ। अगर आप एसएससी की तैयारी करोगे तो आपको मैथ्स में और चैप्टर्स ऐड करने पड़ेंगे। उसका रीजनिंग इजी है, इंग्लिश इजी है, लेकिन मैथ्स आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। वहां पर आप चैप्टर स्किप नहीं कर सकते कि यही पढ़ के एसएससी नहीं निकलेगा, लेकिन बैंकिंग में आप ऑलमोस्ट क्रैक कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो ये है प्रीलिम्स का सिलेबस। आप बोलोगे तो मेंस का भी ऐसा ही है कि सेम है मेंस का भी, तो भी डिफरेंस क्या है? लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा चेंज रहता है, तो टाइम भी आपको थोड़ा सा ज्यादा वहां पे मिलता है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? मैं आगे बढ़ूं, यस और नो? यहाँ तक क्लियर है? बताइए, किसी कुछ पूछना है इसमें? जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसमें क्वेश्चन पूछिए। होता क्या है, फालतू के क्वेश्चन में टाइम खत्म हो जाता है और आपको पूरा बता नहीं पाते। ऐसा कई बार हुआ है, इसलिए बता रहा हूं। यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज करिए रिप्लाई। यहाँ सर यहाँ तक क्लियर है, आप आगे बढ़ो तो आई गो नेक्स्ट। प्रीलिम्स क्लियर हो गया, जितने भी एग्जाम है, आरबीआई हो, नाबार्ड हो, एग्जिम हो, आईबीपीएस, आरआरबी हो। अच्छा, आईबीपीएस आरआरबी जो रीजनल रूरल बैंक होता है उसमें इंग्लिश नहीं होता है। रवीना जी कहाँ गई? रवीना जी आप यहाँ ध्यान दो, मैं यहाँ पे रवीना से बात कर रहा हूँ, RABIN है ना रवीना। रवीना को इंग्लिश से डर लगता है। एक बैंक है जिसको इंग्लिश मांगता ही नहीं है, उस बैंक का नाम है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, RRB। आप उस एग्जाम की तैयारी करो, उसमें इंग्लिश है ही नहीं। अब बोलो, ढूंढोगे तो हर चीज का सॉल्यूशन मिलेगा और नहीं ढूंढोगे तो घर में पानी भी नहीं मिलेगा। चॉइस इज योर्स। बात समझ में आया रवीना? आप आईबीपीएस आरआरबी का एग्जाम दीजिए, उसमें इंग्लिश होता ही नहीं है, सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग होता है। इज दैट क्लियर? चलिए, सब लोग कह रहे हैं कि क्लियर है, अब हम आगे बढ़े। तो प्रीलिम्स का सिलेबस आपको अच्छे से समझ में आ गया। बैंक कोई भी हो, स्टाइल यही रहेगा, सिलेबस यही रहेगा, तरीका यही रहेगा, पैटर्न यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा। ठीक है, अब आते हैं मेंस में। चलो, आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, 200 मार्क्स के मेंस में आते हैं। सर इसमें क्या होगा? कुछ नहीं, सेम वही, बस एक सब्जेक्ट ऐड हो जाए। कौन सा? मैथ वही रहेगा, चैप्टर सिर्फ DI रहेगा, रीजनिंग चैप्टर वही, सिटिंग और पजल रहेगा, इंग्लिश सेम वही, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर रहेगा। ये नया वाला के बारे में बताओ सर, ये नया चौथा क्या ऐड हुआ? तो आपने जो सिंपल देखिए, डीएसए पूरी बात में हो जाना है, टोरेटा उधर चल जाएगा। यहाँ पर एक सब्जेक्ट ऐड होता है जी। ये जीए क्या है? जनरल अवेयरनेस। इसमें क्या होता है? देखो, जनरल अवेयरनेस में क्या होता है, दो चीज। एक आपको बैंकिंग के बारे में जानकारी कि बैंकिंग होता क्या है, बैंकों का इतिहास, कैसे रिजर्व बैंक काम करती है, बाकी के बैंक को कैसे रिजर्व बैंक कंट्रोल करती है। मतलब आपको सिंपली बैंकों का हिस्ट्री ऑफ बैंक और आरबीआई एंड मॉनिटरी पॉलिसी ये एक समझना है, और बाकी फुल करंट अफेयर पढ़ना है। सर करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें? एक मैगजीन आती है बीएससी क्रॉनिकल, सर जरा वो मैगजीन दीजिए ना, बीएससी क्रॉनिकल का एक मैगजीन आता है बीएससी क्रॉनिकल। अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, देखिए ये मैगजीन आता है, देखो ये है बीएससी क्रॉनिकल। आप में से कोई चाहे स्क्रीनशॉट ले सकता है, मेरा मुंह का मत लेना, ये लो, ठीक है, देख रहे हो, यही है बीएससी क्रॉनिकल। 50 रुपए का मैगजीन आता है। अगर आप कंजूस हैं, आपको ये खरीदने को भी तकलीफ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आपको मिल जाएगा, पीडीएफ बना के मिल जाता है। लेकिन अगर आप 50 रुपए खर्च कर सकते हो मंथली, जो कि आप लोग कर लोगे, तो ये जरूर परचेज करो। आप बोलोगे सर इसके परचेज एग्जाम का क्या कनेक्शन है? डायरेक्ट कनेक्शन है। देखो, जीए में पूछता है आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी और करंट अफेयर, तो ये एक चैप्टर तो हम आपको पढ़ा देंगे, आप सब कुछ समझ जाओगे कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, ये सब एक लेक्चर का बात है। हंसते हैं बच्चे यहाँ पे, रेगुलरली करंट अफेयर पता। इसको अगर आप ओपन करते हो तो देखो इसमें सब दिया है करंट अफेयर। ये देखो वर्ल्ड का दिया, ठीक है,
उसके बाद ये सब करंट अफेयर, ये मंथली है और इसमें पढ़ना कितना है ये देखो, ध्यान से देखो, ये इतना पढ़ना है। देखो पूरा बुक नहीं मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ ये ठीक से देखो, ये लग सब 5-6 पेज है। देखो 1 2 3 4 5 6 पेज सिर्फ आपको पढ़ना है। आप एक महीने में अगर 6 पेज भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्यों पढ़ेंगे? फिर तो मैंने बोला कि दूसरा बिजनेस सोचना शुरू कर दो। सिर्फ 6 पेज पढ़िए। तो आप पूछोगे इसमें 6 पेज है तो बाकी का पेज क्या फाड़ के फेंक दें? नहीं, बाकी का पेज देखो क्या है, खुद की आंखों से देखो, किसी पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं। क्या लिखा हुआ है? IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये मॉक टेस्ट है। तो आप जब इस मैगजीन को पढ़ते हो तो आप सिर्फ करंट अफेयर नहीं प्रिपेयर करते हो, एग्जाम के क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो प्रिपेयर करते हो। सब इसमें पेपर दिया हुआ। ये पेपर एग्जाम में कैसे आया था देखो, मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ। इसी तरह से आपका पेपर आएगा, ठीक है, सब पेपर भरा हुआ है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिव्याकर भट्ट सर, RRB में इनकम अच्छी है। इनकम देखो, इनकम का तो ऐसा है कि अगर घुसखोर बन जाओगे तो करोड़ों रख सकते हो। देखते नहीं बैंकर कितना कमाता है। इनकम का बात ऐसा है कि आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोग जिस एज में हो, जब ज्वाइन करोगे तो सैलरी आपको पता है ना कि गवर्नमेंट जॉब में मिनिमम सैलरी 18,000, मिनिमम सैलरी गवर्नमेंट जॉब की मिनिमम सैलरी 18,000 है। एक RBI का जो क्लर्क होता है ना, वो लगभग 50,000 रुपये कमाता है। एक RBI का क्लर्क की सैलरी होती है मात्र 14,000। सुनिए, एक RBI के क्लर्क की असिस्टेंट की सैलरी सिर्फ 14,000 होती है और सैलरी जोड़ते जोड़ते फैसिलिटी लगभग 50,000 के आसपास पहुंच जाती है। तो आपको फैसिलिटी भी देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं, बिल्कुल RRB में अच्छी इनकम है, आपका स्टार्टिंग 30-40 के प्लस से होगा। 40,000 प्लस से आपको सैलरी स्टार्ट हो रहा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सैलरी स्टार्ट होना सैलरी नहीं होता, वहां से आप शुरू कर रहे हो। आप हो क्या, एक घटिया से एग्जाम पास करके आप बैंक में आ गए हो और फालतू का 40,000 खा रहे हो, वो भी आपको नहीं मिलना, आपको तो 4,000 नहीं मिलना चाहिए। आप जब बैंक के लिए काम करोगे तब पैसा लोगे ना। एक साल तो आप सीखने में लगा देते हो कि मेरे को बैंक के लिए करना क्या है, क्योंकि दिमाग में ये रहता है सरकारी नौकरी पाए, ऐसे थोड़ी काम करेंगे। तो एक साल आप, और सबसे अच्छा कि कोई काम करना नहीं रहता। SBI में सिर्फ काम करना पड़ेगा, निचोड़ देगा आपको, बाकी बैंक में ज्यादा काम रहता नहीं। तो बिल्कुल इनकम, RRB में बिल्कुल इनकम। अब मैं बैंकिंग फैसिलिटी की बात जो बता रहा था, तो फैसिलिटी में मैं सिर्फ आपको एक बैंक का बता देता हूँ। 14,000 सैलरी है। एक RBI असिस्टेंट को 80 लीटर पेट्रोल मिलता है। आपको पता है 80 लीटर पेट्रोल आपकी सैलरी में नहीं आता है, लेकिन 80 लीटर पेट्रोल की कीमत क्या हो गई? हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत 6th रिवाइज एडिशन के वीडियोस आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना होगा 80 लीटर पेट्रोल का मतलब सीधे 8,000 रुपया हो गया। फूडिंग अलाउंस, लॉजिंग अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस, मेकअप अलाउंस, पता नहीं दुनिया भर का अलाउंस मिलता है। बैंकिंग सेक्टर का तो कोई जोड़ा ही नहीं है। और लड़कियों के लिए तो ये मतलब बहुत अच्छा है। लड़कियों के लिए अच्छा, इस पर क्यों जोर दे रहे हो? देखो, लड़कियों के लिए इसलिए अच्छा है, सर एक्सपीरियंस के साथ आए तो कितना मिलेगा देखो। तो सब चालू होगा, मतलब तैयारी किए नहीं, सीधे नोट पे ध्यान, पक्का पहले नौकरी मिल जावे तो सरकारी नौकरी 10,000 का भी सरकारी नौकरी होता है। 40,000 से आप शुरू करोगे, आप लाख तक जाओगे। लाख भी कम है तो फिर बैंकिंग की तैयारी मत करो, ठीक है। फिर गूगल वगैरह का जो CEO होते हैं, मिलियंस बिलियंस में कमाते, वहाँ आप मिलियन बिलियंस में नहीं कमाओगे बैंक में, लाख रुपया तक जाएगा। 40,000 शुरू होगा, फिर 45,000 होगा, फिर 55,000 होगा, फिर 65, फिर 75, ऐसा होता रहेगा, समझ रहे हैं। तो पैसा अच्छा खासा मिलेगा। कार्तिक प्रजापति एक्सपीरियंस के साथ आए तो काफी पैसे मिलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो फैसिलिटी का तो कोई जोड़ा नहीं। लड़कियों के लिए कुछ प्लस पॉइंट क्या है कि जो ज्वाइनिंग होता है ना, वो सिक्योरिटी के हिसाब से होता है। मान लो कि कोई लड़की है और शादी नहीं हुआ, फैमिली के साथ रहती है, तो उसकी पोस्टिंग उसके आसपास हो जाती है। या कोई मैरिड है, उसके हस्बैंड या उसकी बाकी की जो ससुराल वाले उधर जाना, तो उधर भी पोस्टिंग हो जाती है। आपको प्रमोशन के लिए पैसे मिलते हैं, आपको स्कॉलरशिप मिलता है बैंक की तरफ से। बहुत सारे लोग होते हैं जो बैंक ज्वाइन करने के बाद बोलते हैं मैं पढ़ना चाहता हूँ, उनको पढ़ने का ज़्यादा ये रहता है, तो फिर उनको बैंक पैसे देती है, स्कॉलरशिप देती है, वो फॉरेन जाके पढ़ते हैं।
इतनी सारी चीजें हैं कि मैं बताऊं तो मैं 24 घंटे बता सकता हूं। बस सिंपली आपके दिमाग में अभी एक ही बात होना चाहिए कि मुझे चाहिए जॉब, मुझे चाहिए। इंडिया चलता ना नहीं चल को अपन में ऐसा कर ली पागल बहुत बंद हो बहुत दिक्कत हो जी। हाँ चल को आप अभी नहीं देखा था सारा बड़ा चुतिया वाला सारे पैसा को फोटो भेजे भेजो छह पेज सिर्फ आपको पढ़ना है। आप एक महीने में अगर 6 पेज भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्यों पढ़ेंगे? फिर तो मैंने बोला कि दूसरा नहीं दिखता सिर्फ 6 पेज पढ़िए। तो आप पूछोगे इसमें 6 पेज है तो बाकी का पेज क्या फाड़ के फेंक दें? नहीं, बाकी का पेज देखो क्या है, खुद की आंखों से देखो, किसी पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं। क्या लिखा हुआ है? IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये मॉक टेस्ट है। तो आप जब इस मैगजीन को पढ़ते हो तो आप सिर्फ ये ठीक से देखो, ये एक। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इंडियन का तो कोई जोड़ा ही नहीं है। तो सरकारी नौकरी 10,000 का भी सरकारी नौकरी होता है, इस पे क्यों जोर दे रहे हो? देखो लड़कियों के लिए इसलिए अच्छा है, अभी ठीक है ना, सर एक्सपीरियंस के साथ आए तो कितना मिलेगा। देखो मतलब तैयारी किए नहीं, सीधे नोट पे ध्यान, पक्का घूसखोर बनोगे। पहले नौकरी मिल जावे तो सरकारी नौकरी 10,000 का भी सरकारी नौकरी होता है। 40,000 से आप शुरू करोगे, आप लाख तक जाओगे। लाख भी कम है तो फिर बैंकिंग की तैयारी मत करो, ठीक है। फिर गूगल वगैरह का जो CEO होते हैं ना, मिलियंस बिलियंस में कमाते हैं वहाँ, आप मिलियन बिलियंस में नहीं कमाओगे बैंक में, लाख रुपया तक जाएगा। 40,000 शुरू होगा, फिर 45,000 होगा, फिर 55,000 होगा, फिर 65, फिर 75, ऐसा होता रहेगा, समझ रहे हैं। तो पैसा अच्छा खासा मिलेगा। कार्तिक प्रजापति एक्सपीरियंस के साथ आए तो काफी पैसे मिलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो फैसिलिटी का तो कोई जोड़ा नहीं। लड़कियों के लिए कुछ प्लस पॉइंट क्या है कि जो ज्वाइनिंग होता है ना, वो सिक्योरिटी के हिसाब से होता है। मान लो कि कोई लड़की है और शादी नहीं हुआ, फैमिली के साथ रहती है, तो उसकी पोस्टिंग उसके आसपास हो जाती है। या कोई मैरिड है, उसके हस्बैंड या उसकी बाकी के जो ससुराल वाले उधर जाए तो उधर भी पोस्टिंग हो जाती है। आपको प्रमोशन के लिए पैसे मिलते हैं, आपको स्कॉलरशिप मिलता है बैंक की तरफ से। बहुत सारे लोग होते हैं जो बैंक ज्वाइन करने के बाद बोलते हैं मैं पढ़ना चाहता हूँ, उनको पढ़ने का ज्यादा ये रहता है, तो फिर उनको बैंक पैसे देती है, स्कॉलरशिप देती है, वो फॉरेन जाके पढ़ते हैं। इतनी सारी चीजें हैं कि मैं बताऊं तो मैं 24 घंटे बता सकता हूँ। बस सिंपली आपके दिमाग में अभी एक ही बात होना चाहिए कि मुझे चाहिए जॉब, मुझे चाहिए एक गवर्नमेंट जॉब। मैं किसी ना किसी बैंक में एम्प्लॉय बनना चाहता हूँ। एक बार मैं बैंक में घुस गया, फिर प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन, आम जिंदगी से सीधे आप मेंटोर जिंदगी की तरफ घूम जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि आपको एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल गया तो लाइफ आपका सेट हो गया। सब एग्जाम, चाहे जो भी एग्जाम हो, सबका पैटर्न एक है। जितना भी मैंने बताया, IBPS RRB, IBPS RBI SBI, सारे का सिलेबस एक ही है, सिवाय RBI ग्रेड B।
अब आरबीआई असिस्टेंट का भी वही है, ठीक है। आरबीआई ग्रेड बी में क्या है वो सुनिए। आरबीआई ग्रेड बी में 2 एग्जाम, एक पेपर 1 होगा जो यही मैथ रीजनिंग वगैरह पूछेगा, और दूसरा जो पेपर होगा वो इकोनॉमिक्स पूछेगा, और वो यूपीएससी लेवल का इकोनॉमिक्स पूछेगा। तो उसके लिए आपको इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से आना चाहिए। कॉमर्स का कोई स्टूडेंट है या कोई इकोनॉमिक्स से पढ़ रहा है तो उसके लिए आरबीआई ग्रेड बी में बहुत अपॉर्चुनिटी है। और आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर जो है वो मिलियंस में कमाता है, लाखों में कमाता है, समझ रहे हैं, बहुत पैसा कमाता है। जब असिस्टेंट इतना कमा रहा है तो ऑफिसर तो कमाएगा। जनरली बच्चे क्या होते हैं, आप देखो, ध्यान ना एक जगह रखो। अभी पहला टारगेट क्या है, तैयारी करो, एग्जाम क्लियर करो, उसके लिए 6 महीने जाएगा, 3-4 महीना तैयारी में जाएगा, 2 महीना ऑनलाइन प्रैक्टिस में जाएगा, एक 6 महीने में आप किसी बैंक के अंदर हो। अगर कोई अंडर ग्रेजुएट है तो और अच्छे से तैयारी करो। जैसी ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन होते ही सीधे फॉर्म भरना, ठीक है। एग्जाम देकर भी आप फॉर्म भर सकते हो, रिजल्ट आने तक का वेट करने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है, वो डिपेंड करता है नोटिफिकेशन पे। आप फॉर्म भरो, ग्रेजुएशन खत्म होते ही, मतलब कॉलेज के दहलीज से पैर रखते ही सीधे बैंक में पैर रखोगे। पेरेंट्स भी खुश, मोहल्ला भी खुश, और आपका तो जलवा हो जाएगा। नहीं अगर ये सब करते हो तो प्राइवेट नौकरी में तो आपको पता है। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं, अब अगर सर जॉब का नोटिफिकेशन 9,000 के ऊपर आज के भाव से 9,000, दिव्या जी नहीं समझ पा रहा हूँ मैं, 9,000 नहीं समझ पा रहा हूँ। सैलरी, एक पीओ की सैलरी 40,000 प्लस से स्टार्ट होती है, एक क्लर्क की सैलरी 22 से लेके और 32 तक स्टार्ट होता है। डिपेंड करता है आप कौन सा क्लर्क बने हो। एसबीआई बने हो, एसबीआई क्लर्क की सैलरी जो है लगभग चली जाती है 27-28 हज़ार से शुरू होता है। अगर आप आईबीपीएस क्लर्क बने हो तो 22-23 हज़ार से शुरू होता है। आरबीआई बने हो तो लगभग 40-42 से ऊपर से शुरू होता है। तो ये चीजें डिपेंड करती है, ये चीजें डिपेंड करती है कि आप कैसे करते हैं, ठीक है। जॉब का नोटिफिकेशन कैसे, देखो जॉब का नोटिफिकेशन तो हम ही लोग आपको बताएंगे। ये नंबर दिया हुआ है ना, ये नंबर को आप सेव कर लीजिए। जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा, आप ये ऊपर जो नंबर देख रहे हैं ना 9930025193 या 9359762275, ये दिख रहा है, मैं और नजदीक कर देता हूँ। ये नंबर सिर्फ आप सेव कर लेंगे तो जब भी नोटिफिकेशन आएगी, आपको अपने आप इसका डिटेल मिल जाएगा। साल भर में जितना नोटिफिकेशन आता है, चाहे एसबीआई का है, आरबीआई का, सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। मिश्रा जी के सर वो फ्यूल की बात कर रही थी 9,000, अच्छा, हाँ ठीक है, फ्यूल का बात कर रहे थे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी हाँ, तो आप लोगों को बैंकिंग का समझ में आ गया कि बैंकिंग में कितना सारा बैंक है, क्या उसकी विजिबिलिटी है, कौन उसको एग्जाम को दे सकता है, उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद हमें अच्छी खासी सैलरी मिलती है, और इस तरह से आपका लाइफ सेट हो जाएगा। और साल भर में बहुत सारे एग्जाम है। और आपको बता दूं कि जैसे कैसे बाकी कोचिंग्स, अगर आप कोई आईआईटी मेडिकल की कोचिंग्स करोगे तो आपको लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है। यहाँ लाखों का तो सवाल ही नहीं है, हजारों भी ठीक से नहीं लगते हैं, बहुत कॉस्टली रहता ही नहीं, बहुत नॉर्मल फी रहता है, उतना आप अपने पॉकेट मनी से पे करके एडमिशन कर सकते हैं, ठीक है। और संध्या के सर फॉर्म कहाँ कौन से वेबसाइट पर होगा, देखो मैंने क्या बताया आपको, आरबीआई एग्जाम होता है तो आरबीआई का वेबसाइट अपना है, आप गूगल पे जाके सिंपल आरबीआई का वेबसाइट मिल जाएगा, आईबीपीएस का वेबसाइट मिल जाएगा। वैसे आपको ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप हमारे इधर एडमिशन लो ना लो, आप ये सिंपली सिर्फ नंबर सेव कर लो। इस नंबर पे हमेशा आपको मिलता रहेगा अपडेट कि कौन सा वैकेंसी आया, कौन से वेबसाइट से भरेंगे। किसी को अगर फॉर्म भरने में प्रॉब्लम है तो हम लोग फॉर्म भी भरवा के देते हैं, वो सब कोई इशू नहीं है। बुक बताइए, हाँ बुक कौन सा पढ़ना है, देखो बुक का कैसा है, अगर आप कहीं कोचिंग ज्वाइन करते हो, अपने आप पढ़ते हो, तो हम लोग खुद ही आपको बुक्स प्रोवाइड करेंगे। वैसे राजेश वर्मा की मैथ्स की बुक अच्छी है बैंकिंग के लिए, एक फास्ट ट्रैक मैथ्स आता है राजेश वर्मा का, वो अच्छा है। रीजनिंग के लिए कोई बुक उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अरिहंत का बुक यूज कर सकते हो। और इंग्लिश के लिए आप लूसेंट का इंग्लिश आता है, वो यूज कर सकते हो। बस यही 3 बुक पढ़ना है। जीए के लिए कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर आपको बहुत सारा मिल जाएगा यूट्यूब या गूगल से, तो उसका कोई टेंशन। तो मैथ्स के लिए फिर से बोल देता हूँ, बुक के लिए पूछा है संध्या ने, बुक के लिए आपको फास्ट ट्रैक, राजीव
वर्मा का फास्ट ट्रैक अरिहंत का मैथ्स का बुक है वो राजेश वर्मा का वो मिल जाएगा, अच्छा है। अरिहंत का रीजनिंग भी ले लीजिए और इंग्लिश के लिए लूसेंट का इंग्लिश ले लीजिए, बैंकिंग के लिए बेस्ट है, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। और राजेश वर्मा भी आपको पूरा करना नहीं पड़ेगा, लिमिटेड चैप्टर उसमें से आप कर दीजिए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन बुक्स का बता दिया मैंने, फॉर्म का वेबसाइट बता दिया, जिसका जो नाम है उसी नाम से वेबसाइट रहता है, मिल जाएगा। वैसे ये नंबर आप सेव कर लीजिए, आपको सारा डिटेल मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। बुक्स का डन। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, अपने अपने क्वेश्चन पूछो बच्चों। इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है सर, आप इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, ईमेल आईडी ले लीजिए, सारे वेबसाइट का डिटेल ले लीजिए। आपको जो भी डिटेल जब भी चाहिए 24/7 आप इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके बात कर सकते हैं, ठीक है। मैं नहीं रहूँगा इस नंबर पे, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या मुझसे बात करना रहेगा, कभी कोई डाउट है, कोई एग्जाम का फॉर्म भरने में किसी भी रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए रहेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कोई पैसे नहीं लगेंगे आपको, आप सिंपली कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं। आपके एडमिशन का बताओ, एडमिशन का कराना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है आपका एग्जाम क्लियर कराना। एडमिशन के लिए मैंने बताया ये नंबर है, इस पर आप सिर्फ मैसेज छोड़ दो, आपको कॉल आ जाएगा। एडमिशंस आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग हियर कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, मैं यहाँ पर आपको बैंकिंग समझा। चलिए, तो मुझे नहीं लगता किसी कोई क्वेश्चन है, बाकी जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बैंकिंग के बारे में थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा और आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, राइट? सही बोला ना मैंने, कहा उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा और सरकारी नौकरी के लिए आप जोश में आ जाएंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे और 6 महीने के अंदर अंदर किसी न किसी बैंक को ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद पार्टी भी देंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए और बाकी लोगों से दूर रहिए जो निगेटिव पढ़ाई के मामले में। तो जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू। संपरात मानगा अकले अपने संता में से 1000 रुपये निकालना तो लिखा, उसके बाद मुझे भेजाई यहाँ से तो नजरा तो यहाँ से नहीं निकालना अरे कौन को तो वर्क दिया हो बिटिया के सवा के मोटिया लेके लिया निकलवा के लिया तो खा पिया पैसा का भाग गया उसल जी पैसा ही बुझाता नहीं सकल पिया और नीचे के He'll be up for the fight here. He'll be wanting one of these wickets, and he's the overseas pro. He needs to get one. McCallum charges him and goes absolutely enormous at the Gabba. Oh my goodness gracious! That's into the second tier. He'll be up for the fight. Đó